एपिसोड 401 टू 410। लॉन्गफोर्ड पार्क में भिखारियों का ये झुंड कैसे आ गया? अचानक एक अप्रिय आवाज गूंजी। एक जोड़ा उनके पास आया। लड़का सुंदर था और महिला भी सुंदर थी। उनके कपड़ों से यह स्पष्ट था कि वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वह आदमी बहुत नाराज था, जैसा कि उसके गहरे चेहरे से पता चल रहा था। उसके बगल में बैठी महिला ने भी अपनी नाक सिकोड़ते हुए, बहुत ही खुले कपड़े पहने हुए, दुखी होकर कहा, मिकी, क्या लॉन्गफोर्ड पार्क में सुरक्षा व्यवस्था बहुत सख्त नहीं होनी चाहिए? यहाँ इतने सारे घटिया लोग क्यों हैं? वे बदबू मार रहे हैं। मिकी केज भी ऐसे लोगों को देखकर बहुत निराश हुआ और सीधे प्रवेश द्वार पर मौजूद प्रशिक्षित सुरक्षा गार्डों से बोला, अरे, क्या तुम उन्हें भगा नहीं दोगे? जैसे ही माया जी ने ये सुना, वह तुरंत भड़क उठी। उसने अपनी आवाज ऊंची की, जोड़े की ओर इशारा किया और चिल्लाया, छोटे बदमाश, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? कौन से घटिया लोग हैं? तुम ही घटिया लोग हो। तुम्हारा पूरा परिवार ही घटिया है। लॉन्गफोर्ड पार्क में ऐसी क्या खासियत है? हम आज यहाँ विला देखने आए हैं। मेरे दामाद ने यहाँ एक विला खरीदा है। माया जी को अब कोई परवाह नहीं थी। अर्जुन ने दावा किया कि उसने यहाँ एक विला खरीदा है और उसने लॉन्गफोर्ड ग्रुप से कारें भी उन्हें लेने के लिए भेजी हैं। इसलिए उन्हें इस तरह के मामलों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। अगर कुछ घटित भी हो जाए तो वे अर्जुन को ढूंढेंगे। वह ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि दूसरे लोग उस पर उंगली उठाएं। ये सही है, भाभी, माया जी के दामाद ने यहाँ एक विला खरीदा है। हमें भगाने की हिम्मत कौन करता है? हम भी उनकी गाड़ियों में ही आए हैं। आप कौन होते हैं हमसे इस तरह बदतमीजी से बात करने वाले? लोगों के समूह ने तुरंत उस जोड़े की ओर इशारा किया और गालियां देनी शुरू कर दी। ये दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसे लोग बाजार में चिल्ला रहे हों। दरअसल, वे जानबूझकर इस मामले को तूल दे रहे थे। वे देखना चाहते थे कि अर्जुन आखिर में इस स्थिति को संभाल पाएगा या नहीं। मिकी को बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत सुरक्षा गार्डों को कड़ी फटकार लगाई, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे कैप्टन को बुलाऊं? इन बदबूदार कीड़ों को अभी भगाओ। ठीक है, हमारा मिकी यहाँ है, तुम किस बात से डर रहे हो? महिला ने भी डांटना शुरू कर दिया। लॉन्गफोर्ड पार्क को भी विभिन्न स्तरों में विभाजित किया गया था। कुछ तगड़े सुरक्षा गार्ड जल्दी से दौड़े, मिकी को सलाम किया और कहा, यंग मास्टर केज, हम उन्हें तुरंत हटा देंगे। मैं सारी परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ। इसके बाद पहरेदारों ने पलटकर माया जी और बाकी लोगों को सख्ती से घूरना शुरू कर दिया। वे चिल्लाए, तुम्हें यहाँ घुसने की इजाजत किसने दी? ये लोग बाहरी द्वार से यहाँ कैसे घुस आए? उनका रूप रंग बहुत ही अपरिचित था, इसलिए वे निश्चित रूप से यहाँ के निवासी नहीं हो सकते थे। यहाँ कुल 108 इकाइयाँ थीं और सुरक्षा गार्ड होने के नाते वे यहाँ के सभी निवासियों से पहले से ही परिचित थे। उन्हें ये भी पता था कि कौन सी कार कौन सा परिवार चलाता है। इसके अलावा, माया जी और अन्य लोग बहुत साधारण कपड़े पहने हुए थे, इसलिए वे ऐसे लोग नहीं हो सकते थे जो यहाँ विला खरीदने में सक्षम हों। इसलिए, कुछ सुरक्षा गार्ड भी हैरान थे। बाहरी गेट पर सुरक्षा गार्डों को क्या हुआ? क्या वे अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह थे? यदि कप्तान को इस बारे में पता चल गया तो उन सभी को दंडित किया जाएगा। आलोचना होना कोई मामूली बात नहीं है। अगर इसकी वजह से उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े तो ये बहुत बुरा होगा। किसने कहा कि हम यहाँ अवैध रूप से घुस आए हैं? हम यहाँ लॉन्गफोर्ड की गाड़ियों में आए हैं। माया जी ने तुरंत दुखी भाव से जवाब दिया। वे सोने के ड्रैगन लोगों वाली गाड़ियों में आए। क्या ये लोग अंधे थे? सुरक्षा गार्ड हैरान रह गए। क्या वे लोग लॉन्गफोर्ड की गाड़ियों में यहाँ आए थे? इसका मतलब ये था कि उन्हें बाहरी द्वार से प्रवेश की अनुमति दी गई थी। सौभाग्य से, वे मूर्ख नहीं थे और जल्दी ही निष्कर्ष पर पहुंच गए। यदि कोई विशेष पहचान या कोई असामान्य कारण न होता, तो बाहरी द्वार उन्हें कभी भी अंदर नहीं आने देते। कहीं न कहीं अवश्य ही कोई गलतफहमी हुई होगी। जब मिकी ने ये स्पष्टीकरण सुना, तो वह जेबों में हाथ डाले चला गया और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, कारें? कौन सी कारों में तुम बैठ सकते हो? कचरा गाड़ी। यही होगा। जरा देखो कि उन्होंने क्या पहना हुआ है। वे बिल्कुल कचरा बीनने वालों की तरह दिख रहे हैं। आखिरकार ये लॉन्गफोर्ड पार्क का कचरा है, शायद उन्हें कोई खजाना भी मिल जाए। वह चुलबुली महिला मजाक उड़ाती और हंसती, जबकि उसकी हरकतों के कारण उसकी गर्दन हिलती रहती। तुम भाड़ में जाओ, तुम कचरा इकट्ठा करने वाले हो। माया जी ऐसे शब्दों को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? वह अकेली ऐसी इंसान थी जो दूसरों को डांट सकती थी, दूसरों को नहीं। उसने गुस्से से कहा, हम लॉन्गफोर्ड की कारों के साथ यहाँ आए हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो गेट पर सुरक्षाकर्मी से पूछ लीजिए। कारें अभी भी बाहर खड़ी हैं।
ऐसा कहने के बाद माया जी का चेहरा बहुत घमंडी हो गया। वह कभी यह विश्वास नहीं करती थी कि ये दोनों लॉन्गफोर्ड परिवार के खिलाफ जाएंगे। लॉन्गफोर्ड की कारें। मिकी ने जब माया जी की बातें सुनी तो वह अविश्वास से उनकी ओर देखने लगा। जब वह अभी अभी आया था तो उसने देखा कि लॉन्गफोर्ड की कुछ कारें बाहर खड़ी थीं। उसने सोचा कि यह लॉन्गफोर्ड परिवार है, लेकिन अब उनकी बात सुनकर, क्या मजाक है? तुम्हारे जैसे कुछ गरीब कचरा संग्रहकर्ता लॉन्गफोर्ड की गाड़ियों में यहाँ आए हैं। मिकी ने तुरंत जोर से ठहाका लगाया। लोगों का ये समूह इतना हास्यास्पद था कि वे बेशर्मी से ये दावा नहीं कर सके कि गेट के बाहर खड़ी कारों ने उन्हें यहाँ भेजा है। पारुल जी, जीना और बाकी लोग भी गुस्से से भर गए जब उन्होंने सुना कि मिकी उन्हें अपमानित कर रहा है। ये जोड़ा बहुत घमंडी था। दरअसल लॉन्गफोर्ड पार्क में ऐसे लोग रहते थे। हालांकि उनमें से कुछ ने बोलने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार ये लॉन्गफोर्ड पार्क था। अगर कुछ हुआ तो लॉन्गफोर्ड परिवार जिम्मेदारी संभालेगा। वे तो साधारण नागरिक थे और उनके खिलाफ नहीं जा सकते थे। इसके बावजूद उन्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि माया जी उस आदमी के खिलाफ जाए। सबसे अच्छा तो यही होगा कि वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाए ताकि वे आराम से बैठकर अच्छा शो देख सकें। चार्ल्स बेवकूफ नहीं था। वह बाहर खड़ा हुआ, माया जी की आस्तीन खींची और धीरे से बोला, बस माया जी, ये लॉन्गफोर्ड पार्क है। हम यहाँ किसी को नाराज नहीं कर सकते। लॉन्गफोर्ड परिवार मुंबई का एक प्रमुख परिवार था। किसी की हिम्मत नहीं हुई उन्हें अपमानित करने की। माया जी अब गुस्से में थी और उसने सुनने से इनकार कर दिया। वह पलटी और चार्ल्स के चेहरे पर एक तमाचा जड़ दिया। चार्ल्स शर्मा, तुम भी अर्जुन की तरह बेकार हो। सोचो कि तुम कभी सेक्शन हेड हुआ करते थे। तुमने इतने सालों में क्या किया है? क्या तुम नहीं देख सकते कि तुम्हारी पत्नी को परेशान किया जा रहा है? क्या तुम ये बर्दाश्त कर सकते हो? चार्ल्स शर्मिंदा था। उसे उसकी पत्नी ने इतने लोगों के सामने थप्पड़ मारा, लेकिन उसने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। अगर अब उन्होंने कुछ कहा तो वापस आने पर उन्हें कई तरह की परेशानियां होंगी। लाचार होकर वह इसे सहन कर सका। मिकी ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, ओह, एक छोटा सा सेक्शन हेड। कितना शानदार! क्या बकवास है! मिकी की नज़र में ये बकवास के अलावा कुछ नहीं था। उसका परिवार बयूरो में था। उनके पिता बयूरो के प्रमुख थे। तुम अभी भी क्यों हैरान हो? अब उनसे छुटकारा पाओ। अगर कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार होऊंगा। मिकी बहुत परेशान था और गुस्से से चिल्लाया। कुछ सुरक्षा गार्डों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें पता था कि वे मिकी केज को भड़का नहीं सकते। केज परिवार का मुंबई में उच्च दर्जा था। मुझे खेद है, लेकिन आपको अब यहाँ से जाना होगा, एक सुरक्षा गार्ड ने सख्ती से कहा और उन्हें भगाने के लिए आगे बढ़ा। पारुल जी और अन्य लोग सुरक्षा गार्डों द्वारा धक्का मुक्की किए जाने से बहुत नाराज थे। वे चिल्लाए, माया जी, क्या तुमने नहीं कहा कि अर्जुन ने यहाँ एक विला खरीदा है? क्या उसने हमें लेने के लिए लॉन्गफोर्ड कार नहीं भेजी थी? जल्दी करो और उसे बुलाओ कि वह आकर हमें ले जाए। ठीक है भाभी माया जी, अर्जुन से कहो कि यह मामला सुलझा ले। क्या उसने नहीं कहा था कि उसने यहाँ एक घर खरीदा है? वह जरूर कुछ लोगों को जानता होगा। हाँ, वह बदमाश दिखावा करना चाहता था और हमें यहाँ लाया। अगर वह बाहर नहीं आएगा तो कौन आएगा? उसे जल्दी से यहाँ आने को कहो। अगर वह न होता तो हम पहले ही इतनी मुसीबत में न पड़ते। कुछ महिलाएं लगातार बकबक कर रही थीं। वे अर्जुन से बहुत नफरत करते थे। ये काया ऐसा करने पर अड़ा हुआ था। अब उन सभी को अपमानित किया जा रहा था और भगा दिया जा रहा था। कितनी शर्मनाक बात है। अर्जुन को सामने आकर इस मामले को सुलझाना होगा। यदि कुछ भी हुआ तो भी अर्जुन ही प्रभारी था और उसे इसकी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। उस समय तो वे बस उठकर चले जाते थे। वैसे भी वे आज यहाँ अर्जुन को अपमानित करने आए थे और देखना चाहते थे कि वह अपने झूठ को कैसे छुपाता है। अभी यह सुनहरा अवसर था। यदि उस व्यक्ति ने यहाँ विला नहीं खरीदा होता तो वह निश्चित रूप से बाद में अपना अभिनय जारी नहीं रख पाता। ऐसे अपमान के साथ अनिका उसे कैसे सहन कर सकता था? जब वह समय आएगा तो वे अनिका की कंपनी में प्रवेश कर सकते हैं और उस 1 अरब के निवेश को वे अपनी इच्छानुसार साझा कर सकते हैं। जीना और अमेलिया, मार्टिन और बर्नार्ड, साथ ही उनके बच्चों ने पहले से ही यह सब योजना बना रखी थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और नजरें मिलाईं। केवल फ्रैंक और सामंथा दूर खड़े होकर चुपचाप देख रहे थे। वे जानते थे कि मिकी केज का अंत निश्चित है। आउच! माया जी उन मजबूत सुरक्षा गार्डों की बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं कर सकी और जमीन पर गिरकर पागलों की तरह गालियां देने लगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देकर भगाने की? मैं अभी अपने दामाद को बुलाती हूँ। मैं उसे बुलाऊंगी कि वह आकर तुम्हारा ख्याल रखे। मिकी मुस्कुराया और अपनी जेब में हाथ डाले हुए अहंकार से खड़ा रहा।
तो फिर उसे बुलाओ। मैं उस व्यक्ति से मिलना चाहता हूं जिसे तुम जैसा कूड़ा उठाने वाला बुला सकता है। अगर तुम आज भीतरी गेट से अंदर आ सको तो मैं घुटनों के बल रेंग कर अंदर आ जाऊंगा। माया जी ने अर्जुन का नंबर डायल किया और अपनी सारी कुंठा उस पर निकाल दी। अर्जुन, तुम कहाँ हो? हम सभी को दूसरे लोग बाहर निकालने वाले हैं। जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। क्या हुआ? क्या तुम आ गए? अर्जुन अभी अभी लॉन्गफोर्ड पार्क से बाहर से लौटा था। वह अभी विला में व्यवस्थाओं में व्यस्त था, तभी उसे एहसास हुआ कि कुछ चीजें छूट गई हैं। इसलिए वह उन्हें खरीदने के लिए बाहर चला गया। हम हैं, लेकिन अब हमें दूसरे लोग बाहर निकालने वाले हैं। वे हमें कचरा बीनने वाला कहते हैं और भगाना चाहते हैं। उन्होंने मुझे मारा भी। जल्दी से यहाँ आ जाओ, नहीं तो मुझे पीट पीट कर मार डाला जाएगा। माया जी चिल्लाए और तुरंत फोन रख दिया। यदि अर्जुन आज इस मामले को नहीं सुलझा सका, तो वो अनिका को अर्जुन को तलाक देने के लिए मजबूर कर देगी किसी भी तरह। इस घटिया कचरे ने उन्हें यहाँ आने के लिए कहा था और अब उन्हें दूसरों द्वारा खदेड़ा जा रहा था। क्या वह जानबूझकर उन्हें शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा था? ये बहुत अपमानजनक था। अर्जुन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन वह जानता था कि जरूर कुछ होगा। इसलिए वह जल्दी से बाहरी द्वार से अंदर भागा। जैसे ही वह भीतरी द्वार पर पहुंचा, उसने देखा कि कुछ लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं और काफी शोर मचा रहे हैं। उनमें माया जी का विलाप सबसे जोरदार था। वह अपने हाथों में एक बड़ा सा शॉपिंग बैग लेकर दौड़ता हुआ आया। मिकी ने उसे दूर से देखा और जोर से हंसा। अरे, क्या वह तुम्हारा दामाद है? वह भी एक गरीब आदमी है। जरा कचरे का वह थैला तो देखो जो उसने अभी अभी उठाया है। जब फ्रैंक ने यह दृश्य देखा तो उसे अचानक महसूस हुआ कि डांटने वाला व्यक्ति बहुत दयनीय था। हाँ, वह अर्जुन का भी इसी तरह मजाक उड़ाया करता था। तथापि परिणाम क्या हुआ? उसे कठोर दंड दिया गया। भले ही वह लॉन्गफोर्ड परिवार था, लेकिन कैपिटल सिटी के कपूर ग्रुप की तुलना में वह कुछ भी नहीं था। अर्जुन, तुम अभी यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें पता है कि हमें बाहर निकाला जा रहा है? क्या ये तुम्हारी व्यवस्था है, हमें शर्मिंदा करने और हंसी का पात्र बनाने के लिए? माया जी क्रोधित हो गई। वह गुस्से में जमीन से उठी और अर्जुन के पास जाकर अपने बड़े नितंबों को घुमाया और फिर उसे थप्पड़ मार दिया। हालांकि अर्जुन ने इस झटके को टाल दिया। उसने मां को ठंडी निगाहों से देखा और गहरी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मां, क्या आपने मुझे यहाँ आकर समस्या सुलझाने के लिए कहा था या दूसरों को अच्छा शो दिखाने के लिए? इससे पहले, जब माया जी उसे मारती थी तो वह उसे सहन कर लेता था। आज वह इसे और सहन नहीं करना चाहता था। वैसे भी, उन्हें बाद में सच्चाई पता चल ही जाएगी तो फिर वह इसे क्यों सहन करे? अर्जुन की घूरती निगाहों से माया जी को भी थोड़ा दोषी महसूस हुआ, लेकिन अपनी गरिमा के कारण वह पीछे नहीं हट सकी। इसके अलावा, इस काया को उसे इस तरह घूरने का क्या अधिकार था? तुम क्या देख रहे हो? तुम ही तो हो जो हमें यहाँ लेकर आए हो। अब जब समस्या आ गई है, तो तुम्हें ही जाकर उसे सुलझाना चाहिए। माया जी ने स्थिति का फायदा उठाया और अर्जुन पर गुस्से से चिल्लाई। अर्जुन ने माया जी के पीछे खड़े सभी रिश्तेदारों पर नजर डाली। हर कोई उसकी ओर निर्दयी भाव से देख रहा था, मानो वे कोई अच्छा शो देखने का इंतजार कर रहे हों। केवल फ्रैंक और सामंथा ने ही बुद्धिमानी से उसकी ओर सिर हिलाया। ओह, क्या ये वही दामाद है जिसके बारे में तुम बात कर रही हो? मुझे लगता है कि वह एक साधारण गरीब आदमी की तरह दिखता है। वह लॉन्गफोर्ड पार्क में एक विला कैसे खरीद सकता है? इस समय मिकी केज वहां आया और उसने अर्जुन को अहंकार से घेर लिया और उसकी जांच करने लगा। फिर उसने अपने बगल में बैठी चुलबुली महिला की कमर को पकड़ा और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला। महिला ने भी बुरी तरह से गाली देते हुए कहा, पति मिकी, आज हवा बहुत बदबूदार है। सभी घटिया लोग लॉन्गफोर्ड पार्क में आ गए हैं। मैं खुश नहीं हूं और हैंडबैग खरीदना चाहती हूं। तो खरीद लो, बस उन थैलियों को फेंक दो जिनका तुम अब इस्तेमाल नहीं करते। वैसे भी आज यहाँ कचरा इकट्ठा करने वाले लोग हैं। मिकी ने हंसते हुए कहा, उसकी आंखों में मजाक भरा हुआ था। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। इस जोड़े में क्या गड़बड़ है? माफ कीजिए, क्या मेरी सास ने आप दोनों को नाराज किया? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए समझदारी से पूछा। भाड़ में जाओ। अचानक, मिकी जोर से हंसने लगा और फिर उसने अर्जुन के पेट पर लात मारी। वह चिल्लाया, तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हें बोलने का अधिकार किसने दिया? क्या तुम जानते हो कि यह कहाँ है? लॉन्गफोर्ड पार्क। क्या तुम जैसे कूड़ा कचरा करने वाले लोग यहाँ आ सकते हैं? मिकी अभी अर्जुन के रवैये से बहुत नाराज था। इस बेचारे ने वास्तव में उससे इस तरह बात करने का साहस किया। अर्जुन 2 कदम पीछे हट गया, उसका पेट दर्द से धड़क रहा था। उसके मुंह के कोनों पर एक मुस्कान उभर आए और उसकी आंखों में ठंडक भर गई।
किसी को मारना सही नहीं है ना? अर्जुन ने गंभीरता से कहा। तो क्या तुम इतने गरीब हो इसलिए तुम्हें मार खानी चाहिए? मैं तुम्हें फिर मारूंगा। तुम मेरे साथ क्या करोगे? वह महिला उसके पास आए और तुरंत उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। ये दृश्य देखकर माया जी और बाकी लोग कुछ कदम पीछे हट गए। ये लोग इतने निर्दयी थे कि अपनी मर्जी से काम करते थे। सौभाग्य से उन्होंने उनसे झगड़ा नहीं किया, अन्यथा अगर दंपत्ति ने सुरक्षा के लिए फोन किया होता तो वे बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। माया जी क्रोधित हो गई। क्या अर्जुन ने यह दावा नहीं किया था कि उसने लॉन्फोर्ड पार्क में एक विला खरीदा है? इन लोगों ने उसे क्यों नहीं पहचाना? उसे क्यों पीटा जा रहा था? यकीनन वह एक बेकार चीज थी। वह केवल झांसा देने में ही माहिर था। हालांकि अगले ही पल अर्जुन ने अपना बड़ा हाथ हिलाया और जवाब में एक थप्पड़ मारा। तमाचा, एक जोरदार तमाचा पूरे आंतरिक द्वार पर गूंज उठा। हर कोई स्तब्ध था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दें। गालियों का एक कौर गले में अटक गया था। अर्जुन ने जवाबी कार्रवाई करने का साहस किया। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? महिला ने अपना चेहरा पकड़ लिया जो तुरंत सूज गया था। उन्मादपूर्ण ढंग से चिल्लाई और अर्जुन को खुजलाने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। तथापि धमाका, अर्जुन ने अपना पैर झटककर उसे लात मारी। उसका मस्त नितंब कंक्रीट के संपर्क में आ गया और लगभग बर्बाद हो गया। आह मिकी हब्बी, इस बेचारे ने मुझे मारने की हिम्मत की। मेरे लिए उसे मार डालो, उसे मार डालो। महिला पागल हो गई और फर्श से चिल्लाने लगी। फिर उसने सुरक्षा गार्डों की ओर इशारा किया और गाली देते हुए कहा, तुम बेवकूफ, क्या तुम शो देखने के लिए खड़े हो? मैं यहाँ की निवासी हूँ और तुम सिर्फ निगरानी करने वाले कुत्तों का झुंड हो। तुम उसे पीट पीट कर मार क्यों नहीं रहे हो? उसे मारो, उसे बर्बाद कर दो। सुरक्षा गार्ड एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्होंने पहले कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जो लॉन्फोर्ड पार्क में हंगामा करने की हिम्मत कर सके। ये लॉन्फोर्ड परिवार के प्रति सम्मान न दिखाने के बराबर था। जिन्होंने ऐसा किया वे मूलतः मृत लोग थे। मिकी भी गुस्से में था। उसने रोती हुई महिला को देखा, अर्जुन को घूरा और दहाड़ते हुए बोला, तुम्हारा अंत हो गया। तुमने मेरी महिला को छूने की हिम्मत की। मैं तुम्हारे सारे अंग तोड़ दूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम्हें मौत से भी बदतर सजा मिले। तुम क्यों हैरान होकर खड़े हो? मेरे लिए उसे पीटना, उसके सारे अंग तोड़ देना। अगर कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार होऊंगा। मिकी गुस्से से चिल्लाया। माया जी की तरफ के कुछ लोग तब घबरा गए जब उन्होंने देखा कि सभी सुरक्षा गार्डों ने अर्जुन को घेर लिया है। भाभी माया जी, हमें अब भाग जाना चाहिए। अर्जुन का यहाँ कोई घर नहीं है, वरना ये लोग उसे क्यों नहीं पहचानते? ये सही है, अब हम मुसीबत में हैं। ये लॉन्गफोर्ड परिवार का क्षेत्र है। हम इस पर अपना सिर खो सकते हैं। उस बेवकूफ अर्जुन ने हमें सचमुच मुसीबत में डाल दिया है। एक के बाद एक कई लोगों ने अर्जुन की आलोचना की और भागने का प्रयास किया। लेकिन अचानक ही चारों तरफ से कई सुरक्षा गार्ड आ धमके। वे सभी काली वर्दी और काली टोपी पहने हुए थे और उनकी छाती पर सोने का ड्रैगन लोगो बना हुआ था। उन सभी के हाथों में दंगारोधी लाठियां थीं और वे बहुत ही खतरनाक लग रहे थे। ये खत्म हो गया, हम बर्बाद हो गए। अर्जुन ने हमें गहरी मुसीबत में डाल दिया है। जीना, अमीलिया और बाकी सभी लोग एक ही समय में आक्रोश और भय से भरे हुए थे। माया जी भी डरी हुई थी। इतने सारे लोग आसपास थे, तो वे कैसे बच सकते थे? अर्जुन, तुम क्यों हैरान होकर खड़े हो? तुमने हमें मुसीबत में डाल दिया है। तुम्हें इसे सुलझाना होगा। माया जी नाराज हो गई और उसने बेरहमी से सबको एक तरफ खींच लिया। उसने दूसरी तरफ खड़े अर्जुन की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर तुम किसी को मारना चाहते हो तो उसे मारो। वही हमें यहाँ लाया है। वही सारी मुसीबतें खड़ी कर रहा है। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। हम सब यहाँ महिलाएं हैं। अगर तुमने हम पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो हम जमीन पर लेट जाएंगे और सारा दोष तुम पर डाल देंगे। वास्तव में इस समय माया जी ने अपनी पूरी बेशर्मी प्रदर्शित की। लॉन्गफोर्ड के सुरक्षा गार्ड भी वहां पहुंचे और वे भी भ्रमित हो गए। मिकी ने देखा कि बहुत सारे सुरक्षा गार्ड आ रहे हैं और वह धमकी भरे अंदाज में मुस्कुराया। साले, इस बार तो तुम मर ही जाओगे। चूंकि तुमने यहाँ मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत की है, तो बस मौत के दरवाजे पर जाने का इंतजार करो। हालांकि बोलना खत्म होने से पहले ही उनकी आवाज अचानक बंद हो गई। सभी लॉन्गफोर्ड सुरक्षा गार्ड जो अभी अभी दौड़कर आए थे, वे सभी अर्जुन के पीछे खड़े हो गए और सम्मानपूर्वक झुककर चिल्लाए, मिस्टर कपूर। मिस्टर कपूर। मिक्की अचंभित रह गया। यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ तक कि उसे, मिकी केज को भी, लॉन्गफोर्ड सुरक्षा गार्डों से ऐसा विशेषाधिकार नहीं मिला था। क्या ये दयनीय बच्चा कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है?
माया जी और बाकी लोग भी दंग रह गए। ये कचरा किस प्रकार का मिस्टर कपूर था? क्या लॉन्गफोर्ड के सभी सुरक्षा गार्ड अंधे थे? कोई बात नहीं, तुम बहुत जल्दी आ गए। मैं इन दोनों को फिर कभी नहीं देखना चाहता। उन्हें बाहर निकालो, अर्जुन ने जाने से पहले शांति से कहा। सुरक्षा गार्डों के एक समूह ने मिकी को देखा और बिना कुछ कहे उसे बाहर खींच लिया। भाड़ में जाओ, तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं केज परिवार से मिकी केज हूं। मुझे छूने की हिम्मत किसने की? मेरे पिता निक केज हैं। मेरा परिवार मुंबई का उच्च वर्ग है। मेरे पिता ब्यूरो के प्रमुख हैं। हालांकि सुरक्षा गार्डों के इस समूह ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और उसे पकड़कर बाहर फेंक दिया। उसके साथ वाली महिला को भी बाहर निकाल दिया गया। ऐसा लग रहा था मानो सुरक्षा गार्ड रेत की बोरियां फेंक रहे हों। अर्जुन ने बाहर खड़े दो लोगों की तरफ देखा और जॉर्ज को आवाज लगाई। ओल्ड मैन जॉर्ज, क्या निक केज नाम का कोई व्यक्ति है? उसे देखो। इसके बाद उसने फोन रख दिया। मुस्कुराते हुए वह माया जी और बाकी लोगों की ओर मुड़ा जो अवाक रह गए थे। उसने कहा, माँ, अंकल मार्टिन, आंटी जीना, अंकल बर्नार्ड, आंटी अमेलिया, चलो अंदर चलते हैं। माया जी सभी रिश्तेदारों के साथ एक साथ बैठी थी और अर्जुन को ऐसे घूर रही थी जैसे वह कोई राक्षस हो। उसने कहा, अंदर जाओ। कहाँ जाओ? बेशक, विला। अर्जुन मासूमियत से मुस्कुराया। इसी समय अनिका भी एक हल्की मुस्कान के साथ आई। उसने कहा, माँ, आप इतनी जल्दी आ गई हैं। चलो अंदर चलते हैं। वह अर्जुन की ओर मुड़ी और पूछा, क्या सब कुछ तैयार है? अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, सब कुछ तैयार है। इसके बाद सभी लोग भयभीत होकर अर्जुन और अनिका के पीछे आंतरिक द्वार तक गए और 4 लेन वाली सड़क पर फर्स्ट पैलेस की ओर चल दिए। माया जी और अन्य लोगों ने इस समय कुछ भी कहने का साहस नहीं किया और केवल भयभीत बटेरों की तरह सिर सिकोड़कर चारों ओर देखने लगे। माया भाभी, अभी क्या हुआ? लॉन्गफोर्ड के सुरक्षा गार्ड अर्जुन से क्यों डरते हैं? जीना को आखिरकार पूछने का मौका मिल गया। माया जी को भी यह बात समझ में नहीं आई। वह अर्जुन की पीठ को घूरती रही और उसके दिल में आशंका पैदा हो गई। उसने वास्तव में यहाँ कोई विला नहीं खरीदा, है ना? मैंने उस आदमी को ये कहते हुए सुना कि वह भी यहाँ का निवासी है। लेकिन फिर भी उसे बाहर निकाल दिया गया। अर्जुन वास्तव में कौन है? अमेलिया ने झुककर पूछा। मुझे नहीं पता। बेतुके अंदाजे लगाना बंद करो। कौन जानता है कि यह कमजोर आदमी क्या करने वाला है? चूंकि हम पहले से ही यहाँ हैं, तो चलिए बस इंतजार करते हैं और देखते हैं। माया जी चिड़चिड़ी और उलझन में थी। क्या होगा अगर अर्जुन ने सचमुच यहाँ एक विला खरीद लिया? लगभग 10 मिनट चलने के बाद वे प्रथम महल के द्वार पर पहुंच गए। ये पहला महल है। पारुल जी ने सदमे से अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखें फैल गईं और वह बोल नहीं पाई। माया जी भी अविश्वास से अपने सामने स्थित विला को देखती रही। ये था सबसे महंगा विला, कीमत 200 मिलियन। अर्जुन, हमें यह मत बताओ कि तुमने जो विला खरीदा है वह फर्स्ट पैलेस है? माया जी ने अचानक पूछा। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। अर्जुन ने पलटकर सबकी ओर देखा और कहा, क्या कोई समस्या है? इस प्रश्न पर सभी लोग अचंभित रह गए। माया जी के चेहरे पर बहुत ही भद्दा भाव था। इस बेकार अर्जुन को फर्स्ट पैलेस खरीदने के लिए पैसे कहाँ से मिले? ये झूठ नहीं था, है ना? माया भाभी, यहाँ क्या चल रहा है? इस विला की कीमत 200 मिलियन है। आपको इतने पैसे कैसे मिले? जीना बहुत चिंतित थी। यह आलीशान विला उन विला से कई गुना बड़ा था जिनके पास से वे अभी गुजरे थे। ये वाकई एक महल जैसा था। क्या माया जी ने यह दावा नहीं किया कि वे विला खरीदने में असमर्थ थे? अब स्थिति क्या थी? एक धोखा। शांत हो जाओ, हम अभी तक अंदर नहीं गए हैं। कौन जानता है कि अर्जुन क्या करने वाला है? अगर हम बाद में अंदर नहीं जा सकते, तो हम बस उसके खुद को शर्मिंदा करने का इंतजार करेंगे। पारुल जी सबसे ज्यादा परेशान थी। वह आज पहले तो अर्जुन को चिढ़ाने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन अब वह अपने सामने जो दृश्य देख रही थी उसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से अपने दामाद की ओर देखा, मानो पूछ रही हो कि क्या वह ये स्थान खरीद सकता है। फ्रैंक ने असहायता से अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैं वास्तव में इस जगह का खर्च नहीं उठा सकता। शायद अर्जुन ने वास्तव में इसे खरीदा है। मूलतः फ्रैंक के शब्दों में कुछ भी गलत नहीं था, जिसका अर्थ था कि इन लोगों को अर्जुन को कम नहीं आंकना चाहिए। हालांकि जब ये बात सबके कानों में पड़ी तो यह एक आलंकारिक प्रश्न और उपहास बन गया। हाँ, उसके जैसा कमजोर आदमी ऐसी जगह कैसे खरीद सकता है? क्या हम अभी गेट पर ही नहीं हैं? हम अंदर जा सकते हैं या नहीं, यह अलग बात है। जीना और अमेलिया आपस में बातें कर रही थीं। उनके चेहरे पर तिरस्कार भरा हुआ था।
दूसरी तरफ मार्टिन और बर्नार्ड फर्स्ट पैलेस को उत्साह से और संदेह से भी देख रहे थे। ये जगह बहुत ज्यादा आलीशान थी। ये बहुत अच्छा होगा यदि वे यहाँ रह सकें। लियाम और टिना ने पहले ही अपने फोन निकाल लिए थे और तस्वीरें खींच रहे थे। चाहे जो भी हो, वे इन तस्वीरों के साथ लंबे समय तक शेखी बघार सकते थे। माया जी का चेहरा बहुत ही अप्रिय था। वह बाहर चली गई, अर्जुन को एक तरफ खींच लिया और कहा, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। मुझे शर्मिंदा मत करो। मुझे सच बताने में अभी भी देर नहीं हुई है। अगर हम बाद में अंदर नहीं जा पाए, तो तुम ही शर्मिंदा होगे। क्या अर्जुन ये दिखावा जारी रखने वाला था? अर्जुन ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हमारे अंदर जाने पर आपको पता चल जाएगा कि यह सच है या नहीं। अनिका ने यह भी कहा, माँ, आप हम पर विश्वास क्यों नहीं करती? उसके बाद अनिका ने अर्जुन को खींच लिया और दरवाजे की ओर चल दिया। लॉन्गफोर्ड के 4 सुरक्षा गार्डों ने तुरंत दरवाजा खोला और सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। मिस्टर कपूर, मिस शर्मा, आपका स्वागत है। इस अभिवादन से सभी लोग पूरी तरह अचंभित रह गए। इसके अलावा जिस तरह से अर्जुन और अनिका मुख्य दरवाजे से अंदर आ रहे थे, उसे देखकर सचमुच ऐसा लग रहा था मानो वे अपने घर लौट रहे हों। वे इसे स्वीकार नहीं कर सके। ये कैसे हो सकता है? पारुल जी, जीना और बाकी लोगों के चेहरे पर बहुत कड़वाहट थी। यह उनकी कल्पना से परे था। माया जी उत्तेजित थी, लेकिन उसे अपराध बोध भी हो रहा था। साथ ही उसके अंदर उत्साह की भावना भी थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी नाक आसमान में उठ गई हो और एक साधारण व्यक्ति को अचानक धन मिलने का गर्वपूर्ण अहंकार उसके द्वारा सटीक रूप से प्रदर्शित किया गया था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि यह विला अर्जुन ने खरीदा है या नहीं। वह जल्दी से अंदर भागी और हर चीज पर जोर से चिल्लाई, अरे, अंदर आओ और मेरा नया घर देखो। माया जी ने अपना सिर घुमाया और बाहर खड़े लोगों पर चिल्लाई। उसका चेहरा गर्व और अहंकार से भरा हुआ था। जब माया जी ने अपने रिश्तेदारों के चेहरों पर कड़वे भाव और असहाय मुस्कान देखी, तो उसे बहुत खुशी हुई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि फर्स्ट पैलेस उसका घर होगा। पारुल जी और अन्य लोग बहुत असहज थे और दरवाजे पर बहुत देर तक झिझकते रहे, फिर अंदर कदम रखा। हालांकि वे अनिच्छुक थे, लेकिन वे इस शानदार विला के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सके। एक बार जब वे अंदर पहुंचे तो सभी बहुत उत्साहित थे। ये जगह बहुत भव्य थी, बिल्कुल वैसा जैसा एक महल होना चाहिए। वे सभी आम नागरिक थे जिन्होंने कभी ऐसे आलीशान घर नहीं देखे थे। वे सभी वंडरलैंड की खोज करने वाली एलिस की तरह थे, जो छोटी छोटी बातों पर जोर से चिल्लाती थीं। विला में कदम रखते ही वे पूरी तरह से दंग रह गए। ये टीवी पर दिखाए जाने वाले अमीर और शक्तिशाली परिवारों के विला जैसा ही था। इतना भव्य और उच्च श्रेणी का। ये झूमर स्वारोवस्की द्वारा विशेष रूप से बनाया गया था। सोफा भी क्राउन से अनुकूलित किया गया था। वहां एक सर्पिल सीढ़ियां भी थीं जो सीधे दूसरी मंजिल तक जाती थीं। विला से अत्यधिक धन संपदा का एहसास होता था। बहन जीना, यहाँ क्या हो रहा है? अर्जुन ऐसा विला कैसे खरीद सकता है? इसकी कीमत 200 मिलियन है। अमेलिया ने जीना को एक और खींच लिया। उसका चेहरा ईर्ष्या और अवज्ञा से भरा हुआ था। वह बहुत परेशान थी। वे सभी शर्मा परिवार का हिस्सा थे। माया जी का परिवार ऐसा विला क्यों खरीद सकता था? जीना भी बहुत उदास थी। उन्होंने पहले से ही यहाँ आकर उस निकम्मे अर्जुन का मजाक उड़ाने की योजना बना ली थी। अब जो कुछ हो रहा था, उससे हर कोई उलझन में था। मुझे भी नहीं पता, क्या उसका दामाद अब तक बहुत बेकार नहीं रहा है? उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? जीना ने संदेह भरे चेहरे से कहा। उसने अर्जुन की ओर देखा जो अनिका के साथ एक तरफ खड़ा था और बहुत असहज महसूस कर रहा था। क्या तुमने नहीं देखा कि अभी सुरक्षा गार्डों ने अर्जुन के साथ कितना सम्मान से व्यवहार किया? यह आदमी कोई छुपा हुआ अमीर दूसरी पीढ़ी का तो नहीं है ना? इस समय मार्टिन ने बीच में टोका और बर्नार्ड ने भी संदेह से सिर हिलाया। जीना ने सिर हिलाया, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया। अगर अर्जुन वाकई दूसरी पीढ़ी का छुपा हुआ अमीर था, तो वह पिछले 3 सालों से शर्मा परिवार में चुपचाप क्यों रह रहा था? हर कोई जानता था कि माया जी ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था। इस समय पारुल जी भी उनकी चर्चा में शामिल हो गई। हालांकि वह पहले भी फर्स्ट पैलेस जा चुकी थी, फिर भी वह अभिभूत महसूस कर रही थी। उसने लापरवाही से व्यंग्य किया, यह नकली है, यह नकली होना चाहिए। पिछली बार जब मैं गया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस विला का मालिक अर्जुन कपूर नहीं, बल्कि मुंबई का सबसे अमीर आदमी जॉर्ज थॉमस है। अर्जुन ने इसे एक दिन के लिए किराए पर लेने के लिए पैसे खर्च किए होंगे। जब जीना और बाकी लोगों ने ये सुना तो वे तुरंत समझ गए। उनके चेहरों पर घृणा का भाव और भी स्पष्ट हो गया। मैं सोच रही थी कि अर्जुन जैसे घटिया इंसान के पास विला कैसे हो सकता है।
मुझे लगता है कि मेरी साली माया इस बात पर यकीन करने के लिए बेवकूफ़ होगी। जीना ने गुस्से से ठंडी मुस्कान के साथ कहा। माया जी ने ऐसे व्यवहार किया जैसे वह अपने ही घर में हो, तथा उन्हें घर के आसपास का माहौल दिखाती रही, जैसे वह नौकरों से अधिक परिचित हो। माया भाभी, ये जगह वाकई अर्जुन ने खरीदी है। ये बहुत भव्य है। हाँ, यह विला वाकई बहुत बढ़िया है। यह एक उच्च स्तरीय आलीशान घर है। मुंबई में यह इकलौता घर होगा। अर्जुन इतना अमीर क्यों है? तुमने हमें ये पहले कभी क्यों नहीं बताया? माया भाभी, तो आप गलत हैं। हम सब एक परिवार हैं। ये बहुत बढ़िया विला है जिसमें बहुत सारे खाली कमरे हैं। लेकिन आपने हमें यहाँ रहने के लिए आमंत्रित नहीं किया। रिश्तेदारों का ये समूह माया जी की प्रशंसा करते हुए उसे आकाश में ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा था ताकि बाद में गिरने के लिए वह तैयार हो सके। पारुल जी को उनमें से सबसे ज्यादा हार का एहसास हुआ। वह हमेशा अपनी तीसरी बहन के सामने दिखावा करना और अर्जुन को मात देकर खुद को श्रेष्ठ समझना पसंद करती थी, लेकिन अब वह खुद को रोक नहीं सकती थी। जब उसे याद आया कि विला का असली मालिक जॉर्ज थॉमस था, तो वह इस तथ्य को सबके सामने उजागर करने और माया जी के परिवार को अपमानित करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकी। माया जी को इस समय बहुत गर्व महसूस हो रहा था। इतने सारे रिश्तेदारों के सामने अपना दर्जा ऊंचा होने से उसकी गरिमा बढ़ गई थी। वह सब कुछ भूल चुकी थी जो उसने आज सुबह अर्जुन से कहा था कि उसे घुटने टेकने और उसके सामने झुकने की आवश्यकता है। ऐसी कोई सास कभी नहीं हुई जो दामाद से माफी मांगे। रुको, बेशक तुम यहीं रह सकते हो। जब मौका मिले तो आकर यहीं रहो। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना अच्छा रहेगा। माया जी सोफे पर ऐसे बैठी जैसे वह घर की मालकिन हो, और बोली, चिंता मत करो, तुम यहाँ पहली मंजिल पर कोई भी कमरा चुन सकते हो। मैं फैसला कर सकती हूँ। सोफे पर बैठे लोग एक दूसरे को देखने लगे, उनकी आंखें घृणा से भरी हुई थीं। यह माया येट्स वास्तव में खुद को घर की मालकिन मानती थी। माया भाभी, क्या आपके परिवार ने सचमुच यह विला खरीदा है? जीना ने पूछा। चूंकि पारुल जी ने पहले ही ऐसा कह दिया है, इसलिए उसे अब इस झूठ का पर्दाफाश करना चाहिए, ताकि वह इस परिवार की शर्मिंदगी देख सके। जाहिर है, माया जी उसके शब्दों के पीछे का मतलब समझ सकती थी। इसलिए उसने तुरंत डांटा, भाभी, आप पहले से ही यहाँ बैठी हैं, और अभी भी यह सवाल पूछ रही हैं। अगर मेरे परिवार ने यह विला नहीं खरीदा, तो क्या ये हो सकता है कि आपके परिवार ने इसे खरीदा हो? माया भाभी, क्या आपको लगता है कि हम नहीं जानते कि आपके परिवार की स्थिति क्या है? आपका दामाद एक बर्बाद आदमी है। वह इस विला को खरीदने के लिए 200 मिलियन कैसे खर्च कर सकता है? मार्टिन ने गंभीर स्वर में कहा। इसका क्या मतलब है? क्या तुम लोगों को नीची नजर से देख रहे हो? माया जी थोड़ी घबराई हुई थी। दरअसल, वह बहुत अनिश्चित भी थी। आखिरकार, उसका परिवार वास्तव में इस तरह का विला खरीदने में सक्षम नहीं था। अर्जुन भी निश्चित रूप से इसे वहन नहीं कर सकता था। माया भाभी, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैंने सुना है कि इस विला का मालिक जॉर्ज थॉमस है, जो हमारे शहर का सबसे अमीर आदमी है। जीना ने अपने पैर क्रॉस किए और एक मजाकिया चेहरे के साथ कहा, अगर यह वास्तव में अर्जुन ने खरीदा है, तो इसका मालिक अर्जुन कपूर क्यों नहीं है? क्या उसने हमसे झूठ बोलने के लिए ये जगह किराए पर ली है? अर्जुन ने भी यह सुना और वह समझाने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि माया जी की तीखी नजर ने उसे रोक दिया। उसने गुस्से से पूछा, अर्जुन, सच बताओ, क्या तुम यह विला किराए पर दे रहे हो? माया जी ने यह भी याद किया कि पिछली बार जब वह इस विला में आई थी तो क्या हुआ था। मैडम सीयर्स ने फोन पर पुष्टि की कि मालिक जॉर्ज थॉमस थे। क्या इस बेकार मूर्ख ने सचमुच उन्हें धोखा देने के लिए ये जगह किराए पर ली थी? वह बिना किसी कारण के बहुत खुश थी। आप संपत्ति प्रबंधन को फोन करके पता क्यों नहीं लगाते कि विला अब किसका है? अर्जुन ने शांति से कहा, अपना फोन निकाला, नंबर डायल किया और फोन माया जी को दे दिया। माया जी ने बिना किसी हिचकिचाहट के फोन उठाया और सबके सामने पूछा, हेलो, मैं जानना चाहती हूँ कि फर्स्ट पैलेस का वर्तमान मालिक कौन है? दूसरी तरफ से व्यक्ति ने विनम्रता से कहा, नमस्ते मैडम, फर्स्ट पैलेस के वर्तमान मालिक हैं। नमस्ते मैडम, फर्स्ट पैलेस के वर्तमान मालिक हैं मिस टीना शर्मा और मिस्टर अर्जुन कपूर। संपत्ति प्रबंधन कर्मियों का रवैया बहुत मैत्रीपूर्ण था, और दिया गया उत्तर बहुत उत्साहपूर्ण था। क्या? फिर से कहो। माया जी डर गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। यह मिस अनिका शर्मा और मिस्टर अर्जुन कपूर हैं। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की महिला क्लर्क ने प्रसन्नतापूर्वक दोहराया। धप। अपने दिल की धड़कन तेज करते हुए माया जी ने मुड़कर मुस्कुराते हुए अर्जुन और अनिका को देखा। वह विला वास्तव में उसके परिवार का था। पहला महल, 200 मिलियन। माया जी तैरने लगी।
अब उसका मूड अच्छा हो गया था। उनके चेहरे पर अहंकारी भाव दिखने लगा था। पहला महल वास्तव में अब उसके परिवार का था। जरा ठहरिए। माया जी ने तुरंत फोन को हैंड्स फ्री ऑप्शन पर स्विच कर दिया और उसे चाय की मेज पर रख दिया। अपनी बाहों और पैरों को क्रॉस करके वह बहुत घमंडी लग रही थी। जब उसने कहा, जोर से बोलो, फर्स्ट पैलेस का वर्तमान मालिक कौन है? महिला की आवाज ने अपना दोस्ताना रवैया बनाए रखा और दोहराया, फर्स्ट पैलेस के मालिक मिस अनिका शर्मा और मिस्टर अर्जुन कपूर का हैं। ठीक है, बस इतना ही। अपनी उंगली के स्पर्श से उसने फोन रख दिया। फिर वह घमंड से सोफे पर वापस बैठ गई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह बदसूरत बत्तख का बच्चा एक खूबसूरत हंस में बदल गया हो। ये सचमुच बहुत संतुष्टिदायक था। जीना, अमेलिया और पारुल जी सभी अचंभित थे। वे पूरी तरह से अचंभित रह गए। पहला महल वास्तव में उनका था। माया जी का परिवार, यह उस निकम्मे दामाद और बेटी का था। अच्छाई, उनमें से कुछ ने एक दूसरे को संदेह भरी नजरों से देखा। उनकी आंखें ईर्ष्या और जलन से भरी थीं। ये $200 मिलियन मूल्य का विला था और यह माया जी और उसके परिवार का था। माया भाभी, ये वास्तव में आपका घर है। आपने पहले ऐसा क्यों नहीं कहा, जिससे हम सभी यहाँ चिंतित हो गए? जीना के चेहरे पर तुरंत चापलूसी का भाव आ गया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट की झुर्रियां पड़ गईं। अगर वह भी यहीं रह सके तो कितना अच्छा होगा। ये सोचकर उसने अपने पति को गुस्से से घूरा। अमीलिया ने भी मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप ऐसे विला में रह रही हैं। मार्टिन और बर्नार्ड ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखें ईर्ष्या और जलन से भरी हुई थीं। उनके सबसे बड़े भाई ने वास्तव में एक विला खरीदा था और यह मुंबई में सबसे महंगा यूनिट भी था। उन्हें बहुत असहज महसूस हुआ। जब अनिका ने यह सुना तो उसका दिल भी अचानक धड़क उठा। वह पलटकर अपने सामने खड़े अर्जुन की ओर देखने लगी। विला भी उनके नाम पर था और इसे पहले स्थान पर रखा गया। ये पता चला कि उसके दिल में वह बहुत महत्वपूर्ण थी। अनिका की आंखें थोड़ी नम थीं। अपने सामने खड़े आदमी को देखकर उसे पता चल गया कि उसने उसे गलत समझा था और अतीत में उसे गलत तरीके से दोषी ठहराया था। भविष्य में, चाहे कुछ भी हो जाए, वह सदैव अर्जुन के साथ खड़ी रहेगी। ये वह आदमी था जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था। घटनास्थल पर माया जी और उसके परिवार को छोड़कर बाकी सभी लोग नाखुश थे। पारुल जी का चेहरा इस समय पीला पड़ गया था। उसने अविश्वास में अपने दांत पीसते हुए कहा, माया जी, मुझे ये कहने के लिए दोष मत दो, लेकिन तुम्हारे परिवार के पास फर्स्ट पैलेस खरीदने के लिए 200 मिलियन है। अर्जुन ने इसे खरीदा। पैसा कहाँ से आया? पारुल जी बहुत परेशान हो गई और उसने तुरंत ही बड़ा सवाल पूछ लिया। जैसे ही ये शब्द बोले गए, सभी रिश्तेदारों ने अर्जुन की ओर संदेह भरी नजरों से देखा। माया जी बहुत उत्साहित थी और अब उसे एहसास हुआ कि विला भी अर्जुन के नाम पर था। अरे, इतने अच्छे विला पर अर्जुन का नाम क्यों था? क्या ये संभव है कि उसने सचमुच इसे खरीदा हो? उसे पैसे कहाँ से मिले? क्या उसने बैंक लूटा था? अनिका, यहाँ क्या हो रहा है? तुमने विला कब खरीदा? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? और ये भी अर्जुन के नाम पर क्यों है? माया जी ने हैरानी से पूछा। अर्जुन बाहर आया और उसे समझाना चाहा, लेकिन माया जी ने उसे घूरते हुए गाली दी, चुप रहो। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी बेटी से पूछ रही हूँ। अब माया जी बहुत परेशान थी। विला पर उस निकम्मे का नाम क्यों लिखा था? अनिका दुखी दिख रही थी, खासकर तब जब उसने माया जी को अर्जुन को डांटते हुए देखा। क्या वह ये नहीं बता सकती थी कि विला वास्तव में अर्जुन ने खरीदा था? माँ, दरअसल यह विला। अनिका अभी जवाब देने ही वाली थी कि पारुल जी ने उसे टोक दिया। मुझे पता है, क्या तुमने यह विला कैपिटल सिटी के कपूर ग्रुप से मिले $1 बिलियन के निवेश से खरीदा है? तुरंत ही सभी को लगा कि यह सच है। वे ईर्ष्या से भर गए, लेकिन साथ ही अनिका के प्रति घृणा भी महसूस की। कंपनी के चेयरमैन के रूप में नियुक्त हुए उन्हें कितना समय हो गया था और उन्होंने कंपनी के फंड का गबन करना शुरू कर दिया था। अगर कुछ गलत हुआ तो क्या वह वास्तव में इसे संभाल पाएंगी? हालांकि उन सभी की नज़र 1 अरब के निवेश पर भी थी। इतने सारे धन के साथ, यदि वे इसे आपस में बांट लें, तो वे पहले ही करोड़पति बन सकते हैं और आराम की जिंदगी जी सकते हैं। माया जी यह सुनकर घबरा गई और उसने पूछा, अनिका, क्या तुमने वाकई इस विला को खरीदने के लिए उस निवेश का इस्तेमाल किया है? क्या कोई समस्या होगी? अगर कुछ हुआ तो उन्हें जेल हो जाएगी। हालांकि माया जी यहाँ रहना चाहती थी, लेकिन वह अपना बाकी जीवन भय में नहीं जीना चाहती थी। अनिका ने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया और सभी से बोला, कोई बात नहीं, भले ही इस निवेश के पैसे का इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन आपको इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।
क्योंकि सारा पैसा मेरा है। तुम्हारा तुम्हारा क्या है? जरा देखो तुम क्या कह रहे हो। क्या तुम्हें यहाँ बोलने का कोई अधिकार है? माया जी ने अर्जुन की बात बीच में ही रोककर अनिका को एक तरफ खींच लिया और उत्सुकता से पूछा, अनिका, मुझे सच बताओ, क्या अर्जुन ने यह विचार सोचा था? क्या उसने तुम्हें यह विला खरीदने के लिए कहा था? अनिका ने जवाब दिया, उसने ही इसे खरीदा है, लेकिन यह नहीं है। ओ प्रिय अनिका, तुम इतनी मूर्ख क्यों हो? अगर कुछ भी होता है तो तुम्हें इसके लिए जिम्मेदार होना होगा। तुमने उस मूर्ख की बातें क्यों सुनी? और विला भी तुम्हारे नाम पर है। माया जी अभी भी विला पर लिखे नामों को लेकर उलझन में थी। वह नहीं चाहती थी कि अर्जुन उनके परिवार की संपत्ति में हिस्सा ले। अनिका असहाय होकर केवल इतना ही कह सका, माँ, चिंता मत करो, सब ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी। चूंकि उसकी बेटी ने पहले ही ऐसा कह दिया था, इसलिए माया जी ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। उसने खुद को संभाला और वहां रहने का फैसला किया। जोखिम नहीं उठाया तो कुछ हासिल नहीं हुआ। मुख्य हॉल में वापस आकर माया जी ने अर्जुन को गुस्से से घूरते हुए सीधे कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। हमारे परिवार के प्रति कोई बुरी नीयत मत रखना। इस विला में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं हो सकता। कल बेहतर होगा कि तुम अपना नाम हटा दो और उसकी जगह अपने पिता और मेरा नाम लिख दो। अर्जुन थोड़ा परेशान हुआ और बोला, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? इस विला पर अनिका और मेरा नाम है। मुझे चेतावनी देने का तुम्हें क्या अधिकार है? इसके अलावा, क्या तुमने इस पर एक भी पैसा खर्च किया है? तुम्हारा पैसा क्यों खर्च होना चाहिए? इस पर क्या नाम होगा? आप? माया जी इतनी गुस्से में थी कि वह बोल नहीं पा रही थी। उन्होंने कोसा, मुझे अधिकार क्यों नहीं है? क्या तुमने इस विला को खरीदने के लिए पैसे खर्च किए हैं? इसे अनिका के पैसे से खरीदा गया है। तुम कुछ नहीं हो, बस हमारे परिवार पर निर्भर रहने वाले व्यक्ति हो। मुझ पर चिल्लाने का तुम्हें क्या अधिकार है? मैं तुम्हारी सास हूं। अगर मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगी, तो कौन तुम्हें यहाँ रहने देगा? माया जी गुस्से में थी। अर्जुन इतने सारे रिश्तेदारों के सामने उसे कोई सम्मान नहीं दे रहा था। वह खुद को इस तरह नीचे नहीं ला सकती थी। अर्जुन माया जी को समझाने में असमर्थ था, इसलिए उसने बस ठंडे स्वर में उपहास किया। माया येट्स, कृपया याद रखें, यह विला अनिका और मेरा है। मैं इस जगह का मालिक हूँ। अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो तुम्हें मेरी सहमति लेनी होगी। आपका क्या मतलब है? माया जी को थोड़ा दोषी महसूस हुआ, खासकर जब वह अर्जुन की ठंडी निगाहों के संपर्क में आई। यह आदमी बड़ा हो गया था और अब उससे इस तरह से बात करने की हिम्मत कर रहा था। इस निकम्मे ने इतने सालों से खुद को इतनी अच्छी तरह से छुपा रखा था। बस इसी दिन का इंतजार था उसे। उसकी बेटी इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है कि वह ऐसे विश्वासघाती से शादी कर ले? क्या इस परिवार का भविष्य में जीवन अच्छा होगा? मेरा मतलब यह है कि मैं इस घर का प्रभारी हूँ, क्या आप समझ रहे हैं? अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया और माया जी डर के मारे पीछे हट गई। उसने चुपके से कहा, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? इस जगह का नाम मेरी बेटी का भी है। तुम ही क्यों प्रभारी हो? अर्जुन अब उससे परेशान नहीं हो सकता था। उसने सभी रिश्तेदारों की तरफ देखा और दहाड़ते हुए कहा, मैं आज तुम्हें बता दूंगा कि यह मेरा घर है। अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो और घूमना चाहते हो तो अपना व्यवहार ठीक रखो। अगर तुम नहीं चाहते हो तो चले जाओ। दबंग। इस समय अर्जुन ने इन रिश्तेदारों के सामने अभूतपूर्व तीव्रता प्रदर्शित की। अतीत में उन्होंने एक काय व्यक्ति का चित्रण किया था, जिसे हमेशा अपमानित किया जाता था और उसका मजाक उड़ाया जाता था। आज ये पूरी तरह से उलट था। रिश्तेदार एक दूसरे को घूरने लगे और फिर अपने बैग लेकर तेजी से बाहर भाग गए। विशाल हॉल में केवल चार्ल्स और माया जी ही खड़े रह गए थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। क्या तुम भूल गए हो कि तुमने आज सुबह क्या कहा था? अर्जुन अचानक ठंडी हंसी हंसा। जब माया जी ने ये सुना तो उनकी पीठ पसीने से भीग गई और उसे बहुत ग्लानि महसूस हुई। उसे यह बात अच्छी तरह याद थी। अगर अर्जुन ने सचमुच विला खरीदा होता तो वह घुटनों के बल बैठकर उससे माफी मांगती। यह क्या वह सचमुच घुटने टेकने जा रही थी? माया जी लगभग पागल होने को तैयार थी। अर्जुन वास्तव में चाहता था कि वह घुटने टेक दे। इस बेकार कचरे के टुकड़े ने इतना दुस्साहस करने का साहस किया। अर्जुन, तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी सास हूं, ठीक है। माया जी शर्मा गई और गुस्से से बोली। उसे भी बहुत अनिश्चितता महसूस हुई। क्या होगा अगर अर्जुन सचमुच उसे घुटने टेकने पर जोर देता? वह पागल हो रही थी। ये बहुत अपमानजनक था। चार्ल्स एक तरफ खड़ा रहा, बिना कुछ बोले। ये नासमझ पागल औरत जो हर दिन उस पर झपटती थी, आखिरकार अपने अभिशाप से मिल गई थी।
चार्ल्स, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा दामाद अब इतनी बेशर्मी से पेश आ रहा है? क्या तुम कुछ शब्द नहीं बोलोगे? माया जी बहुत परेशान हो गई जब उसने देखा कि चार्ल्स इस तरह व्यवहार कर रहा है जैसे इस मामले का उससे कोई लेना देना ही नहीं है। चार्ल्स मुस्कुराया और बोला, अर्जुन, इस मामले को भूल जाओ। आखिरकार हम एक परिवार हैं। आज सुबह तुम्हारी सास ने जो कुछ कहा, वह सिर्फ द्वेषपूर्ण शब्द थे। इसे दिल पर मत लेना। किसी भी सास को दामाद के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। अगर किसी बाहरी व्यक्ति को इस बारे में पता चला तो तुम पर दोष मढ़ा जाएगा। हाँ, ये सही है। क्या तुम निंदा करना चाहते हो? तुम चाहते हो कि मैं घुटने टेककर तुमसे माफी मांगूं? सपने देखते रहो। जब माया जी को चार्ल्स की बातों से कुछ सहारा मिला तो वो तुरंत फिर से आत्मविश्वास मिल गया। शुरू में अर्जुन केवल उसे डराना चाहता था, लेकिन माया जी को यह नहीं पता था कि उसके लिए क्या अच्छा है। और जब उसे 1 इंच जगह दी गई तो उसने 1 मील लेने की कोशिश की। माया येट्स, मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा हूं। तुम्हें अपने शब्दों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। मैं आज अपना रुख स्पष्ट कर दूंगा। यह विला अनिका और मेरा है। अगर तुम यहां रहना चाहती हो तो घुटनों के बल बैठो और माफी मांगो। अन्यथा तुम यहां से जाने के बाद यहां से जा सकती हो। अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा और फिर मुड़कर अनिका को अपने साथ ले गया। अनिका का इस पर रोक लगाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वह जानती थी कि अर्जुन दबाव डालने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि माया जी सचमुच घुटने टेक देगी। अपने स्वभाव के अनुसार वह जाने से पहले शायद जोर से गाली देगी। जैसा कि अपेक्षित था, माया जी गुस्से में आ गई और अर्जुन की नाक की ओर इशारा करते हुए उसे कोसने लगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, अब तुम अपने पैरों पर खड़े हो, है ना? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकूं? क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? भले ही मैं यहां न रह सकूं, मैं, माया येट्स, तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकूंगी। ये कहकर उसने गुस्से में चाय की मेज पर रखे सभी कप तोड़ दिए, फिर अपना हैंडबैग उठाया, अपनी बड़ी गांड को घुमाया और बेतहाशा गालियां देते हुए बाहर चली गई। चार्ल्स ने असहायता से आह भरी और फिर अनिच्छा से उसके पीछे बाहर चला गया। एक बार जब वे बाहर निकल गए तो माया जी ने कोसना जारी रखा, चार्ल्स, तुम्हें क्यों लगता है कि अर्जुन अब इतना बेशर्म हो गया है? क्या वह बेकार का आदमी वास्तव में यह विला खरीद सकता है? उसने इसे अपने लिए लेने में विनी को धोखा दिया होगा। नहीं, मैं ऐसे ही नहीं जा सकती। क्या यह उसे मौका नहीं देगा और उसे इतनी अच्छी जगह पर रहने का मौका नहीं देगा? माया जी ने बहुत बेचैनी महसूस करते हुए कहा। वह हर कदम पर फर्स्ट पैलेस की ओर देखती। ये बहुत लुभावना था। लग्जरी विला। आप वास्तव में क्या करना चाहते हैं? अर्जुन ने सब कुछ बहुत स्पष्ट कर दिया है। क्या आप वास्तव में घुटने टेककर माफी मांगने जा रही हैं? चार्ल्स थोड़ा असहाय था। यह पागल औरत क्या सोच रही थी? हालांकि वह पहले घमंडी और दबंग हुआ करती थी, लेकिन वह अब जितनी अनुचित कभी नहीं रही। तुम्हें क्या पता, अनिका ने अकेले ही इस विला का खर्च उठाया होगा। अर्जुन ने अनिका को धोखा देकर उससे अपना नाम जुड़वाया होगा। अगर हम ऐसे ही चले गए तो अनिका क्या करेगी? माया जी जितना अधिक इसके बारे में सोचती, उतना ही अधिक उसे लगता कि यह गलत है, इसलिए वह जल्दी से पलटी और वापस भागी। दरवाजे पर उसकी मुलाकात अर्जुन से हुई जो बाहर जाने वाला था। अनिका कहाँ है? माया जी ने पूछा जब उन्होंने अनिका को नहीं देखा। वह चली गई, अपने पैंट की जेब में हाथ डाले अर्जुन ने उदासीनता से उत्तर दिया। माया जी ने पहले संकोच किया, फिर खुद को संभाला और पूछा, अर्जुन, अगर मैं घुटने टेक दूं तो क्या तुम सच में हमें अंदर रहने दोगे? अर्जुन का दिल धड़क उठा। माया येट्स क्या करने जा रही थी? धप। इससे पहले कि अर्जुन कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसने माया जी को घुटनों के बल बैठते और जल्दी से कहते देखा, मुझे माफ कर दो। इसके बाद वह बिना अपने घुटनों को थपथपाए जल्दी से खड़ी हो गई, घूमी और चिल्लाते हुए चली गई, मैं बाद में आ जाऊंगी। तुम हमें अभी भगा नहीं सकते। जब माया जी ने चार्ल्स को अपने साथ खींच लिया तो अर्जुन केवल असहायता से अपना सिर हिलाकर हंस सकता था। उसकी सास सचमुच बहुत दिलचस्प थी। वह वास्तव में अभी उसके सामने घुटनों के बल बैठी थी। तो फिर वह उन्हें अपने यहाँ रहने की अनुमति दे देगा। दूसरी ओर माया जी ने चार्ल्स को वापस ओल्ड शर्मा मैंशन में खींच लिया और जल्दी से स्थानांतरण कंपनी से संपर्क कर अपना सामान पैक करने तथा पुराने मैनर को ऑनलाइन बिक्री के लिए डालने को कहा। इसके बाद उन्होंने फर्स्ट पैलेस में स्थानांतरण कंपनी का नेतृत्व किया। उसने जो हंगामा मचाया, ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरे लॉन्गफोर्ड पार्क को इसके बारे में पता चलने का इंतजार नहीं कर सकती थी। उन्होंने लॉन्गफोर्ड पार्क के सामने पटाखे भी जलाए और ऐसा करने वाली वह एकमात्र व्यक्ति थी।
चार्ल्स ने देखा कि माया जी ने पूरे घर को उलट पुलट कर दिया है। स्टाइलिश सजावट अब सभी अलग अलग रंगों की वजह से बर्बाद हो गई थी। वह सोफे पर बैठ गया और असहाय होकर बोला, इतना हंगामा करना बंद करो। अगर अर्जुन वापस आने पर नाखुश हुआ, तो वह हमें फिर से बाहर निकाल देगा। इस विला पर तुम्हारा नाम नहीं है। भाड़ में जाओ। माया जी को तुरंत ये तथ्य याद आ गया। ये सही था, इस विला पर उसका नाम नहीं था। वह अब किसी और व्यक्ति पर निर्भर रह रही थी, और वह भी उस कचरे के टुकड़े पर। वह निराश थी। कदापि नहीं। चार्ल्स, हमें अनिका को घर में अपना नाम जोड़ने और अर्जुन का नाम काटने के लिए मनाने का कोई तरीका सोचना चाहिए। अनिका ने ही यह जगह खरीदी है, इसलिए हम उस दुष्ट को इसका फायदा नहीं उठाने दे सकते। अगर भविष्य में उनका तलाक हो जाता है, तो उसे आधी संपत्ति मिल जाएगी। क्या तुम ऐसा होने देना चाहते हो? माया जी बैठ गई और समाधान के लिए अपना सिर फोड़ने लगी। चार्ल्स को भी सिर दर्द हो रहा था, और उसने कहा, आपको कैसे पता कि विला अर्जुन ने नहीं खरीदा है? क्या तुम बेवकूफ हो? यह इतना बड़ा विला है जिसकी कीमत 200 मिलियन है। अनिका द्वारा निवेश के पैसे से इसे खरीदने के अलावा, क्या तुम्हें लगता है कि अर्जुन इसे खरीद सकता है? माया जी ने चार्ल्स की ओर आंखें घुमाईं। चार्ल्स को लगा कि उसने जो कहा वह सही था। हालांकि, उन्होंने फिर भी कहा, मैं इसमें शामिल नहीं हो रहा हूं। तुम जो करना चाहती हो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये कहकर वह कुछ नए दोस्त बनाने के लिए तैयार होकर बाहर चला गया। टहलते समय उसने एक पार्क में कई बूढ़े लोगों को शतरंज खेलते देखा। दूसरी तरफ, अर्जुन को फर्स्ट पैलेस से निकले हुए अभी कुछ ही समय हुआ था कि उसका फोन बज उठा। काव्या ने उसे फोन किया था। अर्जुन, आज मेरा जन्मदिन है। मेरे साथ आना मत भूलना। अर्जुन ये सुनकर हैरान रह गया। फिर उसे याद आया कि उसने ऐसा करने का वादा किया था। ठीक है, मैं बाद में वहां पहुंचूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें लेने आऊंगी। काव्या बहुत खुश थी जब उसने पूछा। कोई जरूरत नहीं। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। उसने अभी तक काव्या सिन्हा के साथ अपने रिश्ते को स्पष्ट नहीं किया था। अगर वह उसे लेने के लिए एक लग्जरी कार भेजती, तो ये कभी भी स्पष्ट नहीं होता। वह नहीं चाहता था कि उसे दूसरे लोग देखें और बाद में उसके बारे में गपशप फैले। मुझे पता दे दो, मैं बाद में टैक्सी बुला लूंगा। ठीक है, जब तुम यहाँ आओ तो उन्हें मेरा नाम बता देना। काव्या ने थोड़ा निराश होकर सिर हिलाया। फोन रखने के बाद अर्जुन ने एक क्षण सोचा और फिर निर्णय लिया कि वह अनिका को कुछ नहीं बताएगा। वह नहीं चाहता था कि अनिका इस मामले पर ज्यादा सोचे। इसके अलावा, आज रात उसका एक और उद्देश्य था और वह था काव्या के साथ भिड़ंत करना। काव्या की जन्मदिन की पार्टी मुंबई में व्हाइट वाटर क्रीक के बगल में एक हाई एंड क्लब हाउस में आयोजित की जा रही थी। इस जगह का नाम सनसेट विला था। यह उपनगरों में एक शांत वातावरण में स्थित था। अर्जुन अहाना के साथ हॉस्पिटल गया, और फिर टैक्सी लेकर सनसेट विला चला गया। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि चौराहे पर कई लग्जरी कारें खड़ी थीं। BMW और ऑडी सबसे निम्न श्रेणी की कारें थीं, जबकि बेंटले को केवल मध्य श्रेणी ही माना जा सकता था। लैम्बोर्गिनी, पोर्श और अन्य लग्जरी स्पोर्ट्स कारें भी दुर्लभ नहीं थीं। उन्होंने 6,66,66,666 लाइसेंस प्लेट वाली एक रोल्स रॉयस फैंटम भी देखी। मुंबई में ऐसी कारें अधिक नहीं थीं। लगता है काव्या ने आज रात बहुत से लोगों को आमंत्रित किया है। वह क्या करने वाली है? अर्जुन को संदेह हुआ। सुरक्षा गार्ड को काव्या का नाम बताने के बाद प्रवेशकर्ता ने उसे आदरपूर्वक अंदर आमंत्रित किया। सनसेट विला के अंदर की सजावट हर तरह से शानदार और अनोखी थी। जाहिर तौर पर बहुत उच्च श्रेणी की। विशाल हॉल चमकदार रोशनी से भरा हुआ था, और वहां अच्छी तरह से तैयार और प्रतिष्ठित लोग मौजूद थे। वहां अर्जुन की उम्र के कई युवा और फैशनेबल पुरुष और महिलाएं भी थे, जो लोग एक दूसरे को जानते थे। वे छोटे छोटे समूह बनाकर आपस में उत्सुकता से बातें कर रहे थे। जहां तक अर्जुन का प्रश्न है, वह साधारण वेशभूषा में अकेले ही आया था, इसलिए उसने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वह एक अजीब व्यक्ति था, इसलिए कई लोग उसे अजीब निगाहों से देखते थे और बारीकी से उसकी जांच करते थे। यह विचित्र व्यक्ति कौन था? चूंकि रिसेप्शन एक बुफे था, इसलिए अर्जुन ने देखा कि जन्मदिन की पार्टी अभी तक शुरू नहीं हुई थी। काव्या भी नहीं आई थी। वह बुफे टेबल के पास गया और एक प्लेट लेकर अपने चारों ओर रखे भोजन को देखने लगा। वह पूरे एक दिन से भूखा था। हालांकि, अचानक उसके बगल में एक आश्चर्यचकित विस्मयादिबोधक ध्वनि सुनाई दी। अर्जुन! ये बहुत ही धीमी आवाज थी जो अर्जुन को काफी जानी पहचानी लगी। उसने पलटकर देखा तो एक जाना पहचाना मुस्कुराता हुआ चेहरा उसे गौर से घूर रहा था। वह यहाँ क्या कर रही थी?